सऊदी मिनिस्टर से एक मरतबा बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारी तो पाकिस्तान के बारे में पॉलिसी है हिट एंड रन। दिसंबर 2018 में कश्मीर का साइज जो है वो 91 बिलियन डॉलर का है। प्रेजेंट गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम तो कर्जे देने के लिए कर्जे ले रहे हैं, कर्जे लेते हैं और कर्जे दे देते हैं। ठीक है, बिल्कुल गलत है। अगर IMF का लोन आता है और वो कंडीशनैलिटी फिर यही है कि डिवैल्यू करो, जिसका मतलब ये है कि डॉलर 160 पे पहुंच रहे हैं। इंटरनेशनल कंडीशंस जो हैं कि वो अब ज़्यादा खतरनाक नहीं होंगी क्योंकि गैस के प्राइस ये 141% बढ़ा चुके हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए ये पिछला एक हफ्ता बड़ा क्रूशल था, बड़ी बड़ी चीज़ें हुई। MBS है, मोहम्मद बिन सुल्तान यहाँ पे हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट होने वाले हैं। IMF की प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लिगार्ड से प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात हुई और वो भी बड़ी हिस्टोरिकल थी, बड़ी अच्छी बातें हुई, जहाँ पे ये कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर का व्यू जो है इट वाज कन्वर्जेंस ऑफ व्यूज़, जबकि क्रिस्टीन लिगार्ड जो है वो लोन देने के लिए तैयार थी। हमारी इकॉनमी के लिए ये एक हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए जिस स्टांस के साथ हम इन दोनों चीज़ों को अप्रोच कर रहे हैं, हमारे शेडो मिनिस्टर फॉर फाइनेंस सुहेब बरगूब साहब हमारे साथ हैं। सुहेब भाई, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सर। दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई, लेकिन मैं लेट मी स्टार्ट विद हमारा जो NFC अवार्ड है उसके बारे में उसको रिव्यू करने के लिए, बिकॉज जब हम गवर्नमेंट में आए हैं तो हमने रियलाइज़ किया कि जो सूबों को हम शेयर दे रहे थे, सूबे शेयर तो बहुत बड़ा ले रहे हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की है वो शेयर नहीं कर रही, जिसमें लोन पे ऑफ करना है, बाकी सारी चीज़ें। तो आपने वो मीठा पार्ट सारा सूबों को दे दिया, कड़वा पास सेंटर के पास रह गया। अब वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल तकसीम जो है उसको रिव्यू कर रहे हैं। अभी क्या हुआ फाइनेंस मिनिस्ट्री में, उसका जो स्टांस था और जिस तरीके से इसको अप्रोच कर रहे हैं, हाउ डू यू सी दैट? शुक्रिया सर। गुज़िश्ता कोई जो प्रीवियस गवर्नमेंट का आखिरी दौर था ना, उसमें सूबों के अंदर जो उनकी कन्फिगरेशन थी, मेकिंग थी, उसमें कुछ थोड़ी सी तब्दीलियाँ आई। जी जी। खैबर पख्तूनख्वा में फाटा जो है वो जम हो गया KPK में, उसके बाद KPK बड़ा हो गया, अब मजीद उसमें कुछ थोड़ी सी तब्दीलियाँ आई हैं। जी जी। अब KPK के अंदर फंड की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, ठीक है। उसके बाद बलूचिस्तान, गिलगित, आज़ाद कश्मीर, इन तीनों को फंडिंग के लिए कोई वाज़ेह पैटर्न मौजूद नहीं था। NFC अवार्ड में 4 सूबे आइडेंटिफाई थे, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, और उनका जिक्र नहीं था। ठीक है। अब ये बहुत अच्छी इन्होंने की, असद उमर साहब ने जो मीटिंग बुलाई थी 6 फरवरी को इस्लामाबाद में, जिसमें चारों सूबों के वज़राए आला और चारों सूबों के नुमाइंदे शरीक थे, उसमें यह तय हुआ 6 एस्पेक्ट तय हुए। ठीक है। नंबर 1, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जो पैसे जो है वो सूबों को जाते हैं वो कैसे होंगे, ठीक है, सूबों को पैसे कैसे देंगे, ठीक है। नंबर 2, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी कि सूबे अपने अंदर फंड्स को कैसे तकसीम करेंगे, ठीक है। ये जब NFC अवार्ड का कॉन्सेप्ट आया तो उस वक्त ये बिल्कुल कैटेगोरिकली डिसाइडेड नहीं था कि सूबे किस तरह से फंड्स मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट को देंगे। लेकिन जब पंजाब में, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान में क्वेटा और पसमानदा, निस्बतन ज़्यादा पसमानदा इलाकों की बहस हुई, KPK में फाटा और जो उसका अर्बन एरिया था उसकी बहस हुई, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में बहस हुई। तो ये बड़ी एक डायमेंशन इसके निकली कि जो सूबे हैं उनके पास कोई वाज़ेह फार्मूला नहीं है, ठीक है। फिर ये मुशर्रफ दौर में एक बार अच्छी तजवीज़ हुई कि चारों सूबों ने अपने PSA अवार्ड अनाउंस किए डेवोल्यूशन के प्रोसेस के बाद, ठीक हो गया कि ये हमारा प्रोविंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है। ठीक है। अब फाटा जम हो गया तो इसमें तब्दीलियाँ आनी थी, इसमें प्लस आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान का कोई नहीं था। अब इस पर जो असद उमर साहब ने पेशरफ की चारों सूबाई हुकूमतों, वज़राए आला और वज़राए ख़जाना के साथ मीटिंग्स के बाद, अब नेक्स्ट मीटिंग जो है वो शायद 2 और 3 हफ्तों बाद लाहौर में होनी है, उसमें वो 6 एस्पेक्ट्स पर गौर करेंगे। नंबर 1 कि खैबर पख्तूनख्वा अपने अंदर कैसे फंड्स की तकसीम करेगा, ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान को फंड किस तरह दिए जाएंगे, आज़ाद कश्मीर को फंड्स कौन देगा, अच्छा, फेडरेशन देगी या वो किसी और जरिए से जाएंगे, इसका भी डिसीजन होना है। माजी में आज़ाद कश्मीर में फंडिंग तो हो रही थी ना, हमारे वो लैंड ऑफिसर 4 होते हैं और वो जो सारी फंडिंग है वो जाती है, मेरा ख्याल वो फेडरेशन से जाती थी, वो सारे फंड है ना कश्मीर कौंसिल के जरिए से, मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर के जरिए से वहाँ पे खर्च होते हैं, फेडरेशन से। ठीक। अच्छा, जो सेफ्रॉन की मिनिस्ट्री थी वो देख रही थी अपना उसको फाटा को और वजीरिस्तान वगैरह को, ठीक है। फाटा के जो आगे पोर्शन है उनको, सेफ्रॉन का फंड भी 20-30 बिलियन में पहुंचा हुआ था। आज़ाद कश्मीर की जो कश्मीर कौंसिल प्लस मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर,
इनके फंड भी जो है ना वो बिलियन। सो कहने का मकसद ये है कि जो सेंटर है उस पर काफी बर्डन था, लेकिन सेंटर अब सूबों से थोड़ा चंक लेके इस आबादी के लिए फंड्स रखना चाह रहे हैं ताकि सेंटर के अपने फंड जो हैं वो उसमें रिडक्शन ना हो। सर मरकज का जो फंड है वो 2006 से मुसलसल स्पीच कर रहा है, ठीक है, और 2006 में वो फेडरल जितने भी कलेक्शन स्टेट कंसोलिडेटेड फंड का वो अपने पास रखता था, ऑलमोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होती थी 46.25% सूबों को दे देता था। अब जा रहे हैं 57.5%, ठीक है, इतने जा रहे हैं, तो उसमें तकरीबन 11.5% का रेट आ गया। ठीक है। अच्छा, इसमें से अब डिस्ट्रीब्यूट होने 82% पॉपुलेशन की बेस पे, 10.3% पॉवर्टी की बेस पे। अब इसमें एक बहुत अहम पोर्शन 5% का शामिल करवाया आलमी इदारों ने अपने मुज़ाकरात के नतीजे में। आलमी इदारे IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक कहा कि ये सूबे जो फंड्स ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है मरकज पे। कल को मरकज का अगर पॉकेट स्पीच करती है तो ये सस्टेनेबल नहीं रहते। तो इन्हें अपनी टैक्स नेट इन्हें अपना खुद बढ़ाना चाहिए। IMF ने नहीं कहा, लेकिन हमें लगा कि ये भूख से मर जाएंगे। ठीक है, ठीक है। हमारे कई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से वो सस्टेनेबल नहीं थी। राइट, राइट। तो उन्होंने कहा कि ये जो इतनी डिपेंडेंसी मरकज पे, इसको फौरी तौर पे कम करो और आपने ये फंड्स खुद जनरेट करें। तो ठीक है। उन्होंने 5% फंड्स का ट्रांसफर मशरूत कर दिया अपने प्रोविंशियल रिसोर्सेज से, कि आप जो प्रोविंशियल रिसोर्सेज से फंड जनरेट करेंगे उस रेशो से आपको सेंटर से पैसे मिलेंगे। ठीक हो, ठीक। मरकज ने देने हैं 2000 रुपए, एक बात कर रहा हूँ जी, जी। रफ समझाने के लिए, 100 रुपए देने में मरकज ने। अब 100 रुपए में से फर्ज करें कि जी पंजाब ने जितना रेवेन्यू जनरेट किया है वो टोटल सूबाई रेवेन्यू का फर्ज करें 30% है। ठीक है। तो 100 रुपए में से 30 रुपए पंजाब को मिल जाएंगे। फर्ज करें कि जी खैबर पख्तूनख्वा ने जो रेवेन्यू जनरेट किया है वो टोटल प्रोविंशियल रेवेन्यूज का 20% है, 30% उनको चले जाएंगे, बाकी मांदा जो है वो बलूचिस्तान ने किया तो बलूचिस्तान को चले जाएंगे। अब आलमी इदारों ने इंतहाई मायूसी का इजहार किया 3 सूबों की रेवेन्यू कलेक्शन पे। जी, जी। यहाँ तो आ गई पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, राइट, जो पंजाब में बनी आज से कोई अबाउट 4-5 ईयर्स बैक, ज्यादा अर्सा पहले। उसने अन्यवाद लोगों को लेटर जारी किए, खास तौर पे एग्रीकल्चर पे। होटल इंडस्ट्री उसका निशाना थी, बड़ा सॉफ्ट टारगेट थे, होटल को उन्होंने स्पीच किया, प्लस उन्होंने ऐसे जो सर्विसेज सेक्टर थे उसको निशाना बनाया, और उसका रेवेन्यू इस बजट में 70 बिलियन प्लस पे है। सिंध में और उधर पोटेंशियल होने के बावजूद, देखा ना, सिंध गवर्नमेंट कहती है कि हमारा 70% रेवेन्यू हम जनरेट कर रहे हैं मुल्क का, तो वाई नॉट कि वो अपना जनरेट क्यों नहीं कर रहे, वहाँ पे 5% भी क्यों नहीं कर देते। ठीक है। लेकिन वहाँ रेवेन्यू की जनरेशन नहीं हो रही। खैबर पख्तूनख्वा में उस रेशो से नहीं हो रही जिस रेशो से होनी चाहिए। ठीक है। अब होगा क्या, होगा ये कि ये जो 5% का टोटल चंक है, ये इसका बड़ा पोर्शन चला जाएगा पंजाब को। राइट। फिर बाकी 3 सूबे रोना शुरू हो जाएंगे कि हमें तो फंड नहीं मिले। राइट। अब हुआ क्या, हुआ ये कि पंजाब ने अपने अवाम को यूं निचोड़ दिया, चादर को या कमीज को धोने के बाद निचोड़ते हैं, पंजाब हुकूमत ने निचोड़ दिया, और उन्होंने एक फंड जनरेट किया तो उनको उधर से भी फंड्स आ गए, क्योंकि उन्होंने निचोड़ने में कामयाबी हासिल कर ली। 3 सूबे नहीं कर सके, तो ये 5% जो है ये टोटल रेवेन्यू का एक अच्छा खासा। ठीक हो, ठीक हो। सो मैं ये समझूं कि आप जो फाइनेंस मिनिस्टर का ये स्टेप है इसको इंडोर्स करते हैं। इट्स अ वेरी गुड स्टेप, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। इसमें देखें अभी रिसोर्सेज आज़ाद कश्मीर में 30-40 अरब रुपए का इस साल चला जाएगा। एटलीस्ट लोगों को ये एहसास हो कि जो गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसी है, शेडो मिनिस्टर उसको इंडोर्स भी करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि IMF के साथ प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग IMF की प्रेसिडेंट के साथ हुई, और उससे पहले एक बिल्डअप था बाकायदा, और हम ये कहते थे कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे और हमारी कोशिश ये होगी कि हम वहाँ से लोन ना लें, बिकॉज जब आप अपने दोस्त ममालिक से लोन लेते हैं तो लोन तो ले लेते हैं और शायद इंटरेस्ट रेट भी हायर होता है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, जो जिस तरह हमने ये कहा कि वो असर्ट करते हैं कि ये पॉलिसीज़ आप अमेंड करें, बजट इस तरह से, वो चीज़ें नहीं होती। लेकिन यहाँ पे अगर हम IMF के पास जा रहे हैं तो वो जो कशकोल तोड़ने की बातें, उनकी बातें नहीं मानेंगे, वो जो नारे थे, तो लगता है कि वो नारों से हमें यहाँ पे भी ज़रा पीछे हटना पड़ेगा। सर, जून 2018 में कशकोल का साइज था, इंटरनेशनल कशकोल का, लोकल कशकोल की मैं बात नहीं कर रहा। जी, जी। वो साइज था $78 बिलियन का। ठीक हो गया। और दिसंबर 2018 में कशकोल का साइज जो है वो $91 बिलियन का है। अच्छा, ये $13 बिलियन जो हैं ये PTI के इक़्तिदार में आने के बाद कुछ 6 महीने में ये बढ़े हैं। ठीक है। इसमें 3 महीने आप इंटरिम गवर्नमेंट के भी लगा लें। ठीक हो गया। इन्होंने कशकोल तोड़ने के बजाय, एक तो देखे ना, हमने पीछे भी थोड़ी सी बात की थी कि रेवेन्यू के कर्जे आदमी वो ले जिसने कर्जे लेके किसी साइकिल में लगाने हैं। ठीक है। प्रेजेंट गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम तो कर्जे देने के लिए कर्जे ले रहे हैं, कर्जे लेते हैं और कर्जे दे देते हैं। ठीक है। बिल्कुल गलत है।
और प्लस इन्होंने इतने कर्जे अदा ही नहीं किए जितने कर्जे ले लिए। राइट। $3 बिलियन जो है वो मुत्तहदा अरब इमारात ने इनके अकाउंट में डाल दिया इसी उसमें। प्लस इन्होंने सऊदी अरब से $1 बिलियन उनके भी अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। प्लस इनको तेल की जो फैसिलिटी थी, ऑयल फैसिलिटी डेफर्ड पेमेंट पे, वो इनको मिल गई। वो भी हर फाइनेंशियल ईयर में $1 बिलियन की होगी। 3 फाइनेंशियल ईयर तक ये प्रोग्राम चलेगा। अब सऊदी के वली अहद जो है वो इस्लामाबाद में है। लगभग कोई सुन रहे हैं कि 20 से $25 बिलियन के माहदों पर वो साइन करेंगे। इंडिया में शायद $45 बिलियन के माहदे साइन करेंगे। चले, कम से कम आधे तो आए हमारे पास। ठीक है, ठीक। लेकिन उससे आधे से भी ज्यादा, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है ना। राइट। 120 अपना करोड़ का मुल्क है और हम तो बेचारे हैं। सर सऊदी अरब तो उतना ही है ना, मतलब लाइक वो वहाँ पे ज़्यादा और हमारे। सो बाय द एंड ऑफ द डे इट्स अ बिजनेस, इट्स नॉट हम जो देख रहे हैं कि हमें मदद करने के लिए आ रहे हैं, दे मीन बिजनेस। वहाँ पे भी वो बिजनेस कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे भी वो बिजनेस करेंगे। व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट यू सी कमिंग पेट्रोकेमिकल से हट के, जो उनका इंटरेस्ट है कि यहाँ पे वो एक्सपेंड करें, बाकी किस तरह की इन्वेस्टमेंट MBS जो है वो यहाँ पे लेके आ रहे हैं, अब डिस्पाइट द फैक्ट कि वो अपनी एक्सरसाइज की मशीनें भी ले आए हैं यहाँ पे। थोड़ा सा तो मैं इसमें माजी में जाऊंगा जी जी। जो आपने कहा ना व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो माजी में कैसी FDI आई। जी FDI मींस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जी जी। या इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी, या किसी भी तरह की फॉरेन इन्वेस्टमेंट PTCL में आई। ठीक है, PTCL तो दायरा लगा हुआ था। बिल्कुल सही, वो ऑलरेडी बना हुआ था। ठीक है, कोई नई इंडस्ट्री या इन्वेस्टमेंट नहीं आई। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आई सिर्फ एनर्जी सेक्टर में। राइट। अच्छा, एनर्जी सेक्टर में सिंध में प्रोजेक्ट लगे, वो उसमें से पैसा निकल गया, वापस चला गया। कैपको में आई, हबको में आई, लेकिन ये सारे पैसे निकाल के वो चले गए बाहर। अब जो FDI आई वो FDI निकल भी गई। उनकी पॉलिसी जो है, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट सऊदी मिनिस्टर से एक मरतबा बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारी तो पाकिस्तान के बारे में पॉलिसी है हिट एंड रन। हिट एंड रन मीन के पैसे लेके आए, पैसे कमाएं और साल डेढ़ 2 में निकल जाए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं नजर आती है आपको। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कोई भी मुल्क किसी भी मुल्क में नहीं करता। आप अमेरिका को देख लें। जी जी। अमेरिका भी, इवन जो आलमी इदारे हैं, वो भी 1 ईयर में आपको जो IMF लोन देगा कि मुज़ाकरात चल रहे हैं और मैच्योर भी हो जाएंगे इंशाल्लाह, जिस तरह की सूरत चल रही है। राइट। तो IMF भी अपना लोन का पेमेंट, अगर फर्ज करें पिछले जो हमने लिया था वो $6.7 बिलियन का था, उसका था, लेकिन ये पूरा इन्होंने उसको नहीं लिया था, बाद में काफी रुक गई थी। अब जो कंडीशंस जो आपने पहले सवाल में की थी, कंडीशंस ये होंगी कि जो पिछले में रह गए थे प्रोजेक्ट को आप पूरे करें। ठीक है। जो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस की शिकें थी वो रह गई थी। मसलन फैसलाबाद इलेक्ट्रिसिटी को ये कंप्लीटली डिसइन्वेस्ट नहीं कर सके। ठीक है। लेस्को को ये डिसइन्वेस्टमेंट नहीं कर सके, तो 3 एनर्जी कंपनी डिसइन्वेस्ट करनी थी, 1 एनर्जी जनरेशन कंपनी डिसइन्वेस्ट करनी थी, PIA को डिसइन्वेस्ट करना था, OGTCL के शेयर्स का एक पोर्शन इन्होंने मार्केट में करना था, वो ये चीज़ें नहीं कर सके। अब नेक्स्ट कंडीशंस ये आएंगी। अच्छा, IMF की हर दौर में एक मेजर कंडीशन होती है कि करेंसी को डिवैल्यू करो। 13% जो इन्होंने पिछला कंडीशन लोन लिया तो उसमें 13% डिवैल्यू की थी, जो मुशर्रफ दौर में हुई थी। अब ये लोन ले रहे हैं तो लेने से पहले ये कर चुके हैं। ये मैं जानना चाह रहा हूं कि ये तो उससे पहले कर चुके हैं सर, और अगर IMF का लोन आता है और वो कंडीशनैलिटी फिर यही है कि डिवैल्यू करो, तो इसका मतलब ये है कि डॉलर 160 पे पहुंच रहे हैं। हाँ, यही मैं कहने वाला था सर कि अगर फर्ज करें खुदा ना खास्ता, जी जी, IMF कहता है कि भाई साहब डॉलर आपका अभी अननेचुरल प्राइस वैल्यू पे है, जी जी, क्योंकि उनका क्या कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, तो IMF जब लोन देगा तो वो इनको यकीनी तौर पे कहेगा कि आपकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो अननेचुरल है, आप 10% 7% जाहिर है, क्योंकि हम पहले 40% पे आए हैं। हमारे कई वजीर जो हैं वो भी कह चुके हुए हैं, कई पॉलिटिशियंस PTI के कह चुके हुए हैं कि डॉलर 150 पे जाएगा, और अपोजिशन तो कह रही है कि डॉलर 150 पे जाएगा। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि डॉलर के जो माफियाज हैं वो बीच में होर्डिंग करने घुस जाएं, ठीक एसोसिएशन है वो अपना डॉलर परचेज करके रख लें, कोई जरूरी भी नहीं है, क्योंकि डॉलर जब सरप्लस होगा तो गिर भी सकता है। ठीक है, मार्केट में जो गवर्नमेंट कंट्रोल बकौल उसके नहीं कर रही। ठीक है, तो इंटरनेशनल कंडीशंस जो हैं इनकी वो अब ज्यादा खतरनाक नहीं होंगी, क्योंकि गैस के प्राइस ये 141% बढ़ा चुके हैं। राइट। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं गैस के प्राइस पे। जी जी। असद उमर साहब ने इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग ली, उसमें उन्होंने कहा कि प्रेजेंटेशन हुई, सुई नॉर्दर्न के MD ने पेश की। अब प्रेजेंटेशन जो आपको पता बहुत अच्छे कागज पे होते हैं, हाँ, ग्राउंड पे उनकी रियलिटी डिफरेंट होती है, प्यारे अंदाज में होती हैं। जी जी। रेगुलराइज करें प्राइस को रैशनलाइज करें। और रैशनलाइज लोग बड़ा अच्छा सा लफ्ज है, लेकिन इसके पस मंजर में होता है कि प्राइस को बढ़ा दें। ठीक है। तो उन्होंने खूबसूरत MD सुई नॉर्दर्न ने रिपोर्ट पेश की कि हमने जो 141% रेज किया प्राइस में, वो तो सिर्फ 8% इफेक्टेड होंगे।
क्योंकि 8% है जो स्लैब 6 और 7 में जा रहे हैं, और हमारा टोटल कंज्यूमर जो है 64 लाख है। ठीक है। 64 लाख में से 8% मीन्स 92,000 मुतासिर होंगे, और बाकी सारे जो है इससे मुतासर नहीं होते। लेकिन उन्होंने हरकत क्या की जिसपे प्राइम मिनिस्टर भी बेचारे परेशान हो गए कि ये कौम के साथ क्या हो गया। बेतहाशा कंप्लेंट्स की मैंने भी की, ठीक। हमारे ऑफिस में भी 2-4 लोगों ने की, जिनको 300 की जगह 1500 का बिल आ गया। हुआ क्या हुआ सर ये कि सुई नॉर्दर्न ने बिलिंग की प्रेशर के पैटर्न पे, हालांकि बिलिंग जो पुराना पैटर्न चला रहा था उस पर नहीं की। अब जब इन्होंने प्रेशर पे की तो प्रेशर इन्होंने, जैसे मसलन आपने अगर सीएनजी स्टेशन के किसी मालिक से मिले हों तो वो क्या करते हैं, जो कहते हैं कि गैस का प्रेशर कम है। हाँ ठीक है, आपने सुनी होगी गैस का प्रेशर ज़्यादा है, तो जब कम होता है तो प्रेशर वो उसमें बिलिंग बढ़ जाती है, गैस कम आती है। अब यही इन्होंने इसमें किया। अच्छा, अब उसमें इनको जो लोगों ने तो अपनी एक क्रूड फॉर्म में देखा कि यार हमारा बिल 2,500-3,500 रुपये आ रहा था, 1,500 कहाँ से आ गया, उन्हें कंप्लेंट्स कर दी। अब ये एक बहुत बड़ी पब्लिक के साथ धोखा किया एमडी सुई नॉर्दर्न के नीचे स्टाफ ने, और अगर एमडी साहब इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो वो एक बहुत बड़ी क्रिमिनल एक्टिविटी बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही पर्दे फेंक रहे हैं। उनको नहीं फेंकने चाहिए क्योंकि कंपनी पब्लिक बिल्कुल ठीक हो, नाम ये पब्लिक लिमिटेड। अच्छा, एक और सर इसमें क्राइम हो रहा है जी जी। मैं चाहूंगा कि असद उमर साहब को उसमें गौर करना चाहिए, और बतौर शेडो मिनिस्टर हमें एक प्रपोजल भी पेश कर जी। नेट पे, इंटरनेट पे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भी अपनी बहुत सी रिपोर्टें अपडेट नहीं की। ठीक है, वो करें। मिनिस्ट्री ने अपडेट नहीं की, ये वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की। बिल्कुल, ट्रांसपेरेंसी बड़ी जरूरी है, और जब तक आप इसकी अवेयरनेस नहीं देंगे, हर बंदे का हक है, बल्कि हम लोगों को इनकरेज करेंगे कि अगर इन्होंने नहीं दी तो राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत गवर्नमेंट से मांगे, डिटेल मांगे। राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो तो छोटा सा लॉ एक्ट है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में भुट्टो ने लिखा हुआ है कि तमाम इदारे जो है मुल्क के पब्लिक के इदारे वो अपनी एनुअल रिपोर्ट प्रिंट करेंगे और पब्लिक करेंगे। अच्छा, भट्टो की आपने बात की, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा, और आप अपने फाइनेंस मिनिस्टर को भी ज़रा ये बताएं कि जब भट्टो सऊदी अरेबिया और यूएई के बहुत नज़दीक थे और इस्लामी ममालिक के बहुत नज़दीक थे, तो अमेरिका और बेशुमार इंटरनेशनल फोर्सेस को वो हज़म नहीं हो रहे थे, टिल द टाइम कि उन्होंने कहा कि नहीं, गेट रिड ऑफ हिम। एक्चुअली हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ इनकी जो दोस्तियां हैं, डेफिनेटली जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, दे विल नॉट बी हैप्पी विद दैट। एक्चुअली दे वांट टू कंट्रोल पाकिस्तान। डू यू थिंक इट्स अ डेंजरस साइन फॉर द प्राइम मिनिस्टर? कुछ हद तक। अच्छा, कैसे? भुट्टो इक़्तिदार में आने के बाद भुट्टो ने इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस करवाई लाहौर में, ठीक है, 72 के एंड में। उसके बाद उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म का उस्मा का ओहदा संभालने के बाद उन्होंने 13 मुल्कों के दौरे किए, तूफ़ानी दौरे किए, ठीक है। उनमें मैक्सिमम ममालिक थे वो मिडल ईस्ट के और इस्लामिक कंट्रीज थे। भुट्टो ने जो अपना आखिरी दौरा किया जब मुआहदा हो रहा था अपोजिशन के साथ, तो वो मिडल ईस्ट के दौरे पे चले गए, ठीक है। अब इमरान खान साहब भी इन ममालिक के, इस्लामी ममालिक के काफ़ी सारे दौरे कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक अगर तो ब्लॉक की शक्ल में इस्लामी ममालिक यूनाइट हो रहे हैं इस पैटर्न पे, क्योंकि सऊदीया ऑलरेडी ये कोशिश कर रहा है कि हम भी यूरोपीय यूनियन के पैटर्न पे अपने आप को ऑर्गेनाइज करें। जिस तरह हमने एक इस्लामिक आर्मी, एक फोर्स हमने बिल्ड की और बाकी सारी चीज़ें करें, माइनस ईरान वो चाह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें, इस तरह की एक्टिविटी को इस पस मंजर में देख रहे हैं कि ये सही नया डेवलप हो रहा है कि इस्लामिक ब्लॉक मुत्तहद हो रहा है, माइनस इराक एंड टर्की, तो फिर इस पर बहुत बड़ा सवाल निशान वेस्ट में उठेगा। वेस्ट अभी थोड़ा सा पाकिस्तान पे डिपेंडेंट है, क्योंकि जो खलीजाद साहब हैं, वो जो अमेरिकन एनवॉय हैं, जी जी, ज़ालमे साहब, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तान में, और उन्होंने इवन ट्रंप की तरफ से कह दिया कि बहुत अप्रिशिएट करते हैं पाकिस्तान के मौजूदा स्टेप्स को। तो इनकी पोजीशन भुट्टो वाली थोड़ी सी उससे नीचे है, लेकिन है उस डायरेक्शन वही है। हाँ, डायरेक्शन वही है। जैसे डिपेंडेंसी अमेरिका में ख़त्म होगी, जैसे आपने शुरू में कहा जी जी कि ममालिक की जो इकोनॉमिक्स है वो उसके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को वॉच करती है, ठीक है, और अब जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उनको फॉरेन पॉलिसी से ज़्यादा इकोनॉमिक पॉलिसी वॉच करने लगी है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि इकोनॉमिक इंटरेस्ट इतने बढ़ गए हैं कि मुल्क के अंदर अनरेस्ट हो सकता है। मसलन प्रेसिडेंट अमेंडमेंट ने पाकिस्तान को गंदम की फराहमी पर पाबंदी लगाई,
अमेरिका में गंदम सरप्लस हो गई, राइट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने उधम मचाया तो प्रेशर अमेंडमेंट में अमेंडमेंट हो गई कि गंदम को की फरोख्त को इससे मुस्तस्ना करार दे दिया जाए, इस बेस पे कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के इश्यूज मुतासिर हो रहे हैं, राइट, इंसान को खुराक नहीं मिल रही, लेकिन असल इंटरेस्ट वहां पे मुतासिर हो रहा था, तो प्रेसलर जैसा पॉलिटिशियन भी उसके आगे दब गया। बिल्कुल ठीक है। सेम पोजीशन आता है। इस वक्त अमेरिका को बहुत ज्यादा जरूरत है सऊदी अरब की मिडिल ईस्ट में, अमेरिका को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को अमेरिकन पैटर्न से देखने के लिए, क्योंकि इसीलिए यमन में और इसीलिए अमेरिका ने इग्नोर किया इतना ये जो जमाल साहब का इशू है टर्की में। टर्की के साथ अमेरिका ने बड़ी अपनी मोहब्बत शो की कि आप जनाब कुर्दिस्तान का वो वाला बॉर्डर से दाई सवाल, राइट, लेकिन टर्की को उन्होंने इसलिए आगे नहीं आने दिया, सीआईए की रिपोर्ट सब बेबस हो बिल्कुल। वो जब टर्की और सऊदी अरब में आया तो सऊदी अरब को उन्होंने प्रेफर किया, ठीक है। अगर ये किसी ब्लॉक की शक्ल में निकलने रहेगा फ्यूचर में कि क्योंकि जब चीज उभरना शुरू होती है ना तो नहीं पता होता कि टर्न क्या लेगी, ठीक है। तो वो कहते हैं कि शुरू में उसको पकड़ लिया खड़े जाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर। आज हमने इस हफ्ते की जो डिटेल्स हैं उसको डिस्कस किया और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो ये दिस पर्टिकुलर वीक इज वेरी क्रूशियल। हमने हमारे शैडो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने अप्रिशिएट किया गवर्नमेंट की काफ़ी सारी पॉलिसीज़ को और अच्छे मशवरे भी दिए। हमारी कोशिश, फिर मैं ये कहता हूँ, तनकीद नहीं इस्लाह है। किसी पॉलिटिशियन की टांग खींचना नहीं, बल्कि मकसद ये है कि पाकिस्तान की वेलबींग, पाकिस्तान की खुशहाली, और हम ये अपना फ़र्ज़ अंजाम देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।